ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुसीबत में मुस्कुरा सके, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सके और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सके। ये किसने कहा है? लियोनार्डो दा विंची ने। ग्रीनलैंड पर खुलते नए मोर्चे और ग्रीनलैंड को लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं और हर हथकंडे अपनाने के लिए ये तैयार भी हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये चाइना देखने को मिल रहा है, ये फ्रांस है, पुर्तगाल है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आइसलैंड है, स्वीडन है, ये ग्रीनलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिल जाएगा और वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। तो आप देखेंगे कि एक नए सर्वेक्षण के अनुसार जर्मनी के ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां नाटो को खतरे में डाल रही हैं। जेडडीएफ पॉलिट बैरोमीटर सर्वे में शामिल लगभग 78% लोगों ने कहा कि ट्रंप का रवैया गठबंधन के लिए खतरा है, जबकि 18% लोग इससे सहमत नहीं थे। नाटो के बारे में जरूर याद रखिएगा क्योंकि अमेरिका भी इसका मेंबर है नाटो का। मैं बात कर रहा हूं द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें 32 मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी लोगों ने कहा कि वे पक्का नहीं कह सकते हैं। यह सर्वे ऐसे समय में आया जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावों पर जोर दे रहे हैं, जो संसाधन से भरपूर आर्कटिक द्वीप है। नाटो सदस्य डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, लेकिन उसे काफी आजादी मिली हुई है। इस मसले पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन का कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन खत्म हो जाएगा। यह सवाल भी पूछा गया कि अगर अमेरिका आर्थिक संसाधनों को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो यूरोपीय संघ को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो 69% लोगों के स्पष्ट बहुमत ने कहा कि यूरोपीय संघ को ऐसे कामों का विरोध करना चाहिए। लगभग 22% लोगों का मानना है कि ब्रुसेल्स को इससे दूर रहना चाहिए, जबकि सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि यूरोपीय संघ को अमेरिका का साथ देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब वेनेजुएला पर आप देखते हैं वहां के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार करवाया था, बहुत सारे लोग, यही देश, यूरोप के देश सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का। अब आप देखते हैं कि कहते हैं ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस समय कहा जाता है, जितना वो अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित नहीं हो रहा है उतना दोस्तों के लिए हो रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड बेहद आकार है। हालांकि अमेरिका, रूस, कनाडा और चीन काफी बड़े हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जर्मनी से लगभग 6 गुना बड़ा है। भारत को ग्रीनलैंड से 1.5 गुना बड़ा माना जा सकता है, लेकिन मार्केटर प्रोजेक्शन वाले मानचित्रों पर ध्रुवों के करीब होने के कारण ग्रीनलैंड अक्सर भारत से बहुत बड़ा दिखता है। असल में ग्रीनलैंड पूरे यूरोपीय संघ के आधे से ज्यादा आकार का है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जिसे यह ताज मिलना चाहिए था उसे एक महाद्वीप माना जाता है। और ग्रीनलैंड के साथ भारत का रिश्ता मुख्य रूप से डेनमार्क के साथ उसकी मजबूत ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी हरित रणनीतिक साझेदारी के जरिए आगे बढ़ता है, जो पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और तकनीक पर केंद्रित है। आर्कटिक इलाके में भारत स्थिरता और शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करता है। सिर्फ 56,000 निवासियों के साथ ग्रीनलैंड धरती पर सबसे कम आबादी वाला इलाका माना गया है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 0.14 लोग रहते हैं। और इसकी वजह ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति है। इस देश का 80% हिस्सा लगभग 30 लाख साल पहले बनी बर्फ की चादर से ढका हुआ है और जिससे बड़े इलाके रहने लायक नहीं है। 65% से ज्यादा आबादी ग्रीनलैंड की 5 नगरों में रहती है। नोक ग्रीनलैंड की राजधानी है और वहां केवल आप देखिए 19,905 लोग रहते हैं। सीसी म्यूट ये 5,485 और एलुलिसेट 5,087, काको तोर्क ये आप देखिए 3,069 और आसियात में केवल 2,992 लोग रहते हैं। भारत के छोटे से छोटे कस्बे में इनमें से कई गुना ज्यादा आबादी मिलेगी। ग्रीनलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। हालांकि ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर हमला करने की हालिया धमकियां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन यह डेनिश क्षेत्र उससे कहीं ज्यादा समय से अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सेवर्ड ने 1867 में ही ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाने की
में लाने की बात कही थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रीनलैंड के सामरिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया था ताकि यह नाजी जर्मनी के हाथों में ना जाए। अमेरिका वर्तमान में उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड के पेट्रोफिक स्पेस बेस का संचालन करता है, जिसे 1951 में अमेरिका और डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड की रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद बनाया गया था। साल 2023 में धुले एयरबेस का नाम बदलकर पेट्रोफिक स्पेस बेस कर दिया था। और आप देखेंगे कि चीन ने 2018 में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के प्रयास में खुद को निकट आर्कटिक राज्य घोषित किया। आर्कटिक सर्कल भूमध्य रेखा से उत्तर में लगभग 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जहां गर्मी के दिनों में 24 घंटे सूरज क्षितिज से नीचे नहीं डूबता और सर्दियों में 24 घंटे उदय नहीं होता। यह रेखा 8 देशों कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका, अलास्का के हिस्सों से होकर गुजरती है और इससे उत्तर का क्षेत्र आर्कटिक कहलाता है। वर्ष 2025 में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वे में पाया गया कि द्वीप की बर्फ की चादर लगातार 29वें साल भी सिकुड़ गई। ग्रीनलैंड आइस शीट से ने हर साल लगभग 140 बिलियन टन बर्फ खो दी है। आर्कटिक बर्फ का पतला होना और इस इलाके में बढ़ती दिलचस्पी का एक और मुख्य कारण माना जाता है, खासकर अमेरिका की। ऐसा लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक उत्तर पश्चिम गलियारा बनाएगा और जिसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों तक पहुंच के लिए रूस, चीन और दूसरे देशों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड में यूरोपीय संघ यूनियन द्वारा जरूरी माने जाने वाले 34 कच्चे माल में से कम 25 मौजूद हैं। हालांकि इस इलाके में काफी मात्रा में लोहे तत्व, ग्रेफाइट, टंगस्टन, पैलेडियम, वेनेडियम, जिंक, सोना, यूरेनियम, तांबा और तेल है, लेकिन सीमित बुनियादी ढांचे के कारण इनमें से ज्यादातर को निकालना मुश्किल है। ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज सबसे ज्यादा मांग वाली चीज है और जिस पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। हाल ही में 8 यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में कुछ सैनिक भेजने की हिम्मत की है, पर ट्रंप द्वारा 10% शुल्क दर लगाने की धमकी के बाद गुस्सा और बढ़ा है। ग्रीनलैंड समर्थक यूरोपीय देशों पर नए शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी के जवाब में यूरोपीय संघ अपने सबसे सख्त व्यापार नियम बजूका पर विचार करने पर मजबूर हो गया है। यह कदम अमेरिकी सामानों और कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाजार में पहुंच से रोक सकता है। हालांकि नाटो में पहले भी अमेरिका का विरोध होता रहा है, मगर बाद में सुलह भी हो जाती है। दरअसल अमेरिका में इस साल मध्यावधि चुनाव और घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की विफलता ने ये आप देखते हैं कि क्या सारा गड़मड़ कर डाला इसमें आप देखेंगे और उससे सबका ध्यान बटे। इस वजह से ट्रंप कभी वेनेजुएला तो कभी ईरान, गाजा, यूक्रेन के मुद्दे को पहाड़ की तरह उठा लेते हैं। ग्रीनलैंड भी ऐसे ही अभियान का हिस्सा है, हालांकि इसका विरोध अमेरिका में ही शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेनेटरों ने राष्ट्रीय ट्रंप के आर्कटिक आइलैंड ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की योजना की आलोचना की है। अलास्का की रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मोरवस्की ने अपनी डेमोक्रेटिक साथी न्यू हैम्पशायर की जीन शाहीन के साथ मिलकर एक विधेयक पेश किया जो किसी दूसरे नाटो सदस्य देश के इलाके पर एक तरफा कब्जा करने पर रोक लगाएगा। और मोरकोव्स्की ने कहा कि यह अब तक का सबसे सफल रक्षा समझौता है जिसे ट्रंप बाधित कर रहे हैं और यूनिटी प्रोटेक्शन बिल सीनेट और उसके बाद प्रतिनिधि सभा में बहुमत के साथ पास होने की उम्मीद कम है। बहुमत का मतलब ट्रंप के विरुद्ध खुली बगावत होगी। और जल्द ही डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन वॉशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावों पर बात करने के लिए मिलेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ट्रंप इतनी जल्दी पीछे हटेंगे। ग्रीनलैंड अमेरिकी कूटनीति का हरी कथा अनंता बन चुका है। बाकी देखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हो ना, आजकल अपने दोस्तों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब भारत उनका दोस्त था, देख लीजिए क्या हम पर टैरिफ लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि रूस से कम तेल खरीदिए, हमें उससे ईरान से व्यापार ना करिए आप। और चाइना खरीद रहा है, चाइना सस्ता तेल ईरान से भी ले रहा है, तब कोई बात नहीं। परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य याद देखिए, परिवर्तन को अपनाना व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य का जीवन गतिशील है और यह समय, परिस्थिति, अनुभव और परिवेश के साथ लगातार बदलता रहता है। जो व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रक्रिया को समझकर उसे अपनाता है वही निरंतर विकास कर पाता है। वहीं जो परिवर्तन का विरोध करता है उसकी सोच और व्यक्तित्व वहीं रुक जाते हैं, वे नवीन संभावनाओं से कट जाते हैं। जीवन में सफलता, सम्मान, नई संभावनाओं और मानसिक परिपक्वता का दरवाजा तभी खुलता है जब हम नई परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य के विकास की यात्रा बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक परिवर्तन की ही श्रृंखला है। बचपन में जहां मासूमियत और सीखने की प्रवृत्ति होती है, वहीं युवावस्था में महत्वाकांक्षा, चुनौतियां और संघर्ष सामने आते हैं। फिर धीरे धीरे परिपक्व होकर जीवन के गहरे अर्थ समझ में आते हैं। अगर हम इस यात्रा में पुराने अनुभवों को थामे रहते हैं और नई परिस्थितियों को नकारते हैं, तो सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया वहीं थम जाती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है जब हम हर बदलाव को अवसर मानकर उसे आत्मसात करते हैं। बदलाव को अपनाने का पहला कदम मानसिक लचीलापन है। जब कोई नई स्थिति हमारे सामने आती है तो प्रारंभ में भय और असुरक्षा की भावना स्वाभाविक होती है। यह याद रखना चाहिए कि कोई भी नया अनुभव हमें या तो सफलता देगा या सीखने का अवसर देगा। उदाहरण के लिए, तकनीक में आए बदलाव ने कार्य करने का ढंग पूरी तरह बदल दिया। जो लोग समय के साथ नई तकनीकों को अपनाते रहे, वे न केवल पेशेवर रूप से आगे बढ़े, बल्कि जीवन को भी सरल बना पाए हैं। व्यक्तित्व के विकास में बदलाव को अपनाने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपनी मूल पहचान खो दे, बल्कि इसका आशय है कि अपने भीतर सामंजस्य और परिपक्वता लाए। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए समय के साथ नई शाखाएं फैलाता है, वैसे ही व्यक्तित्व को अपने मूल मूल्यों को कायम रखते हुए नए विचारों, अनुभवों और परिस्थितियों को आत्मसात करना चाहिए। और इससे व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है और व्यक्तित्व आकर्षक और प्रेरणादायक बनता है। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने बदलाव की शक्ति को अपनाकर समाज में अमिट छाप छोड़ी है, और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने संघर्ष के तरीकों को बदला है। जब समाज में रोजगार या जीवन शैली के नए स्वरूप सामने आए, तो जिन्हें उन्हें अपनाने का एहसास था, वही आगे निकल पाए हैं। और आप देखेंगे कि बदलाव का विरोध करने से व्यक्ति में हताशा और संकीर्णता जन्म लेती है। जो लोग पुराने अनुभवों और आदतों की कैद में रहते हैं, वे नई संभावनाओं से वंचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रहे और डिजिटल माध्यमों को अपनाने से हिचके, तो वह व्यापक ज्ञान अवसरों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह अगर एक किसान पारंपरिक पद्धति को ही सर्वोत्तम मानता है और आधुनिक तकनीकों को नकारता है, तो शायद उसकी उपज और आय उतनी प्रभावी ना हो जितनी हो सकती है। व्यक्तित्व पर बदलाव का सबसे सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब कोई कठिन परिस्थिति या नया अवसर हमारे सामने आता है और हम उसे स्वीकार कर सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमें अपने सामर्थ्य का पता चलता है। यह अनुभव बार बार हमें और दृढ़ बनाता है। धीरे धीरे ये आत्मविश्वास व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाता है, और यही आत्मविश्वास हमें भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम बनाता है। युवाओं के लिए बदलाव को अपनाना और भी महत्वपूर्ण है। आज की पीढ़ी लगातार बदलते सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी वातावरण में जी रही है। नौकरी के अवसर, पढ़ाई का तरीका, संवाद के माध्यम सब कुछ तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में वही युवा सफल हो पाएंगे जो हमेशा सीखने के लिए तैयार होंगे और नवीनताओं का स्वागत करेंगे। यह लचीलापन न केवल उनके करियर को दिशा देगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व को आत्मविश्वासी, परिपक्व और संतुलित बनाएगा। इस प्रक्रिया का एक पहलू यह भी है कि बदलाव हमें सहनशील और संवेदनशील बनाता है। और जब हम जीवन की अलग अलग परिस्थितियों और लोगों से गुजरते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हर व्यक्ति और परिस्थिति का अपना महत्व होता है। यह समझ व्यक्तित्व को विनम्रता, करुणा और स्वीकारता के गुणों से सजाती है। ऐसे व्यक्ति समाज में अधिक सम्मानित और प्रिय बन जाते हैं। व्यक्तित्व का विकास केवल शारीरिक या बौद्धिक परिपक्वता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष भी सम्मिलित होता है। और जब हम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन अनिश्चितताओं का नाम है, और दरअसल बदलाव को अपनाना व्यक्तित्व के विकास की कुंजी है। यही हमें समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है और जीवन यात्रा को सार्थक करता है। जैसे नदी अपने प्रवाह में हर मोड़ को पार करते हुए समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी हर परिवर्तन को स्वीकारते हुए अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम बदलाव को भय या चुनौती न मानकर अवसर और विकास का मार्ग माने। ऐसा करके ही हम अपने भीतर संतुलित, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ये आप देखेंगे टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। ये पारदर्शिता की खातिर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के संदर्भ में एक सबसे अहम अपेक्षा यह रही कि इसे पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। कई तरह के विवादों के बीच विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई एक प्रमुख मांग भी यही है। इस मसले पर निर्वाचन आयोग की यह दलील रही है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य अपात्र लोगों को बाहर करना है। इसमें स्थान बदलने वाले लोगों से लेकर वैसे लोग भी शामिल होंगे जिनकी मौत हो चुकी है।
इस घोषित मकसद से किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची से जितनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम बाहर होने की खबरें आई हैं, उसे लेकर कई सवाल उठे हैं। इसकी जड़ में मुख्य कारण इस समूची प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं किया जाना हो सकता है, और इसलिए आम नागरिकों के बीच तमाम आशंकाएं उभरी। अगर एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू से आखिरी तक पूरी तरह पारदर्शी बनाने की व्यवस्था की जाती तो संभवतः अनावश्यक विवाद नहीं खड़े होते। अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में यह स्पष्ट निर्देश दिया कि इस समूचे कवायद में तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हो और इससे लोगों को अनावश्यक तनाव तथा असुविधा न हो। गौरतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान ऐसी तमाम शिकायतें सामने आई कि मनमाने तरीके से नागरिकों के नाम बाहर किए गए। कई जगहों पर लोगों को समय पर इसकी जानकारी भी नहीं हुई, उनका नाम मतदाता सूची से हट गया। जाहिर है कि निर्वाचन आयोग की ओर से यह प्रक्रिया जिस स्तर पर चलाई गई, उससे मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों को सूचित करने, उन्हें अवसर देने को लेकर सवाल उठे। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम उपनाम आयु में गड़बड़ी आदि की वजह से करीब 1,25,00,000 मतदाताओं को तार्किक विसंगति नोटिस जारी किया। इस संदर्भ में शीर्ष अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह किसी तरह की गड़बड़ी वाली मतदाता सूची को ग्राम पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक तौर पर लगाए ताकि लोगों को पता चल सके। सवाल है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का जो काम निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया में प्राथमिकता स्तर पर खुद ही अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तार्किक विसंगति के दायरे में आए सभी नामों को सार्वजनिक करने के अलावा मतदाता सूची में नाम होने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सच यह है कि बिहार सहित देश के जिन राज्यों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया संचालित की गई, वहां सबसे अहम सवाल पारदर्शिता को लेकर ही उठे हैं, और इससे किसी को भी असहमति नहीं होगी कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अवैध रूप से हिस्सा न ले और सिर्फ पात्र लोगों को ही मतदान का अधिकार मिले। मगर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी पात्र लोगों को खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी अवसर और सुविधा मिले ताकि वह मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित ना हो। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपराधिक कुंठा, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बच्ची को घरेलू सहायिका बनाकर रखने तथा उसके साथ मारपीट एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है, बल्कि यह समाज में कुछ लोगों की कुंठित और विकृत मानसिकता को भी उजागर करती है। हैरत की बात है कि यह सब सुरक्षा का जिम्मा संभाले सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रियासी परिसर में हुआ। आरोपी इसी बल का कर्मी है। पुलिस ने उसे और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि आरोपी ने घरेलू काम के लिए इस बच्ची को अपने आवास पर रखने की आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। ऐसे में सवाल है कि इस मामले में कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई। क्या आसपास रहने वाले दूसरे कर्मियों को इस बात की जानकारी नहीं थी? उनका कोई सहयोगी एक बच्ची से घर का काम करवाता है तो उसके साथ मारपीट करता है। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ परिसर में इस घटना का पता तब चला जब आरोपी जवान ने अपने आवास पर काम के लिए रखी 10 वर्ष की बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और चिकित्सकीय जांच में बच्ची के शरीर पर कई जख्म पाए गए और उसमें खून की मात्रा भी बहुत कम पाई गई। पूछताछ में पता चला आरोपी और उनकी पत्नी इस बच्ची से अक्सर मारपीट करते थे और कई बार भोजन भी नहीं देते थे। यह जानते हुए कि बाल श्रम कराना अपराध है, इसके बावजूद एक बच्ची को घर पर काम पर रखना और उसके साथ मारपीट करना, यह किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? क्या कुछ लोगों के भीतर कानून का खौफ इस कदर खत्म हो गया? हालांकि सीआरपीएफ ने विभागीय कार्रवाई के तहत आरोपी जवान को निलंबित कर दिया, लेकिन पीड़ित बच्ची ने जो यातना झेली उसकी भरपाई कैसे संभव हो पाएगी? इस सवाल पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगर सुरक्षा बल का कोई जवान ही गैर कानूनी और संवेदनहीन कृत्य में संलिप्त हो तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? और जब रक्षक ही भक्षक निकलने लग जाए तो फिर क्या कहे जाए उस पर? फिर तो चिंता और बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगी आपको।
धन्यवाद।